हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि लॉरेंस फोर्स में दो फोर्सेस कंबाइंड होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अगर आपके पास सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है तो आप कहेंगे कि लॉरेंस फोर्स है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है और तब भी वो लॉरेंस फोर्स कहा जाता है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तब उसको लॉरेंस फोर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा तो आप उसको लॉरेंस फोर्स कह सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा तो लॉरेंस फोर्स नहीं कहा जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे, कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, जैसे जिनमें से एक था वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरा था साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें कोई ऐसे पार्टिकल्स सेलेक्ट करने हैं, मतलब फिल्टर करने हैं, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, हाई एनर्जी के पार्टिकल्स है, और हमें उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स सेलेक्ट करके निकालने हैं जो जिनकी वेलोसिटी कुछ गिवन वेलोसिटी हो, मतलब इतनी हो, जिनकी वेलोसिटी आपके पास, अगर ऐसे पार्टिकल्स हमें चाहिए जिनकी वेलोसिटी v इक्वल टू ई बाई बी हो, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स को अगर हमें फिल्टर करके अलग करना है तो हम वेलोसिटी सेलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। उसमें क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स यूज होती हैं। फिर साइक्लोट्रॉन में भी हमने देखा क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक। एक बार एक इसका डायग्राम आप देखिए, ये ठीक है, ये दोनों दो डीज हैं, डी शेप के हैं इसीलिए डीज कहते हैं, ये डीज। तो जब ये जो पार्टिकल्स है वो इन डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और इन डीज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो जब पार्टिकल डी के अंदर होता है तो वो सर्कुलर मोशन में रहता है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। तो डी के अंदर रखने का क्या यूज है, इसको डी के अंदर पार्टिकल को इसलिए रखा जाता है कि पार्टिकल यहाँ से घूम के फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलेगा तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तब उसको हम एक्सेलरेट कर देंगे, ठीक है। जब जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तभी एक्सेलरेट होता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है तब वो एक्सेलरेट नहीं होता। तो आज हम देखते हैं अगला टॉपिक कि अगर हमें किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है, जैसे कि ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है कूलॉम्स लॉ, है ना। उसी तरह यहाँ पर एक है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो कि है बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। बायोट और सावर्ट की लॉ, तो उन्होंने डिफाइन किया था कि एक करंट कैरिंग वायर के लिए, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, एक करंट कैरिंग वायर के लिए, ये एक वायर है करंट कैरिंग, ठीक है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है और हमें इसके छोटे से लेंथ एलिमेंट इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पी पर, ठीक है। ये डिस्टेंस वेक्टर है आर। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की तरफ है, पेज के इनसाइड, ठीक है। डायरेक्शन कैसे लेते हैं आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर लेनी है स्ट्रेट वायर की, तो सपोज ये एक वायर है और इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरफ। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम उस तरफ थंब रखेंगे, राइट हैंड का थंब रखेंगे, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, वहाँ पे हम फिंगर्स को ले जाके कर्ल कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकालनी है तो यहाँ फिंगर्स को ले जाके कर्ल, तो फिंगर्स नीचे की तरफ इंडिकेट कर रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक। तो उसी रीजनिंग से अगर आप इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आपको पेज के अंदर मिलेगी। तो बायोट सावर्ट लॉ ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी करंट कैरिंग वायर के कारण, उसका जो एलिमेंट, मतलब स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्टेंस है उसके 1/r² के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके एंगल के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, ठीक है। इन चार चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको इसमें यहाँ पे हमने इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा μ0/4 पाई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है।
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁷ और यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। म्यू नॉट, जो म्यू नॉट है उसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है डीएल क्रॉस आर, है ना, ए क्रॉस बी अगर लिखा हो तो आप उसको कैसे ओपन करते हो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। और अगर किसी बड़ी बॉडी, मतलब ये स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपको बड़ी बॉडी का फील्ड चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बायट सावर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ में जो सिमिलैरिटीज हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, जैसे कि दोनों ही लॉन्ग रेंज है ना, दोनों लॉन्ग रेंज है, दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दोनों में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर कई सारे वायर्स हैं, कई सारे वायर्स के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कई सारे करंट एलिमेंट्स हैं तो उनका वेक्टर सम कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम्म एक यह पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक स्केलर चीज यानी कि चार्ज बनाता है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्केलर चीज से बनती है, वो चार्ज से बनती है, और मतलब चार्ज से निकलती है, और चार्ज स्केलर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर चीज से बनती है, आईडीएल, ये वेक्टर है। ठीक है, ये याद रखिए, ये एक डिफरेंस का पॉइंट है। एक और डिफरेंस का पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसी लाइन के अलोंग होती है, जैसे कि ये एक चार्ज है क्यू, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है पी पॉइंट पे, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो या तो इस लाइन से अवे होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इस लाइन से, मतलब इस तरफ होगी, पर होगी इसी लाइन के अलोंग, है ना, इसी लाइन के अलोंग होगी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, इस डायग्राम से देखिए आप, ये करंट एलिमेंट ये है, ये डिस्टेंस वेक्टर है और फील्ड अंदर की तरफ है ना, उस लाइन के अलोंग नहीं होती, परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, उस मतलब डीएल और आर के परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर एंगल पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि ये जो पॉइंट, ये जो चार्ज क्यू है, ये जो चार्ज क्यू है, इसका इस पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो ये कितने एंगल पे है उससे मतलब नहीं है ना, क्योंकि एक पॉइंट सोर्स के कारण है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एंगल डिपेंडेंट है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स में जो कांस्टेंट था ये एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट है म्यू नॉट, परमिएबिलिटी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें लाइट की स्पीड के स्क्वायर का रेसिप्रोकल मिलता है। ठीक है, कि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लाइट की स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये फ्री स्पेस में है, अगर कोई मीडियम होगा तब लाइट की स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/एप्सिलॉन म्यू। ठीक है, बाकी जो एप्सिलॉन है वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू हो जाएगा म्यू म्यू इंटू म्यू आर इंटू म्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। एक करंट लूप है सर्कुलर और उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो वैसे तो सिर्फ इसका रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन वाला मैटर है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक सर्कुलर लूप है, ये इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है, और करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे इस तरफ, है ना।
इस दिस साइड। तो हमें जो रिंग की मतलब इस लूप का जो एक्सिस है, एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो उसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, सेंटर से पास होती है, इमेजिनरी लाइन। तो हमें इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कोई पॉइंट जो इसकी एक्सिस पर हो। तो एक सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा P, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन बस हमें कंसिडर करनी है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जैसे कि जब इसमें करंट इस साइड पे है ना, करंट इस साइड है, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट जब इस साइड है तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हो जाएगा IDL, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, करंट की तरफ थंब रखा, तो ये थंब हो गया, और पॉइंट हमारा इधर है, ऐसे कुछ। ये जो अगर हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड है, TB, इस करंट एलिमेंट की, इसकी, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ DB cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा DB परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं DB sin थीटा, ठीक है, इस DB का, ये DB जो मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट पर जो पॉइंट है ना, तो इसके लिए कैसे होगा, तो इसके लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो बहुत टिपिकल है इसको हाथ से दिखाना, तो ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए कि जहाँ पे बहुत, जैसे ये इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट पर निकालना डिफिकल्ट लग रहा है, तो पेज मोड़े, ठीक है, हाथ मोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो अगर इस पेज को एज्यूम करोगे तो आपके पास ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये आप सिमेट्री से अंदाजा लगा सकते हो, इसके कारण इधर आई है, तो इसके कारण इस वाले IDL के कारण फील्ड ऐसी कुछ आएगी, इतने ही एंगल पे, है ना, जितना एंगल ये है, ये DB आएगा। तो इसका भी एक कंपोनेंट होगा DB cos थीटा, है ना, तो इस तरफ, और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा DB sin थीटा, ठीक है, सेम एंगल पे है। तो ये जो DB sin थीटा है और ये जो DB sin थीटा है, ये वाला और ये वाला, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब बचा क्या, DB cos थीटा सिर्फ। अब दो एलिमेंट्स का 2DB cos थीटा है, तो सिंगल एलिमेंट का कितना हो जाएगा, सिर्फ DB cos थीटा, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो एक जो इस डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वो सिर्फ DB cos थीटा है। तो अगर हमें पूरी रिंग की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम DB cos थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये cos थीटा की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा, तो DBX हम रखेंगे, है ना, ये DB हो गया, ये cos थीटा हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है, ये DB वाला पार्ट और ये cos थीटा वाला पार्ट, इसको हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर हमें सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे फील्ड निकालनी है, ये जो x है वो डिस्टेंस है सेंटर से, तो सेंटर पर ही निकालनी है, तो x0 रख दो, x0 रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये मिलेगा, ठीक है। इसको याद ध्यान रखना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, वैसे हमने एक्सियल पॉइंट्स पे देख लिया किस तरफ आ रही है डायरेक्शन, है ना, एक्सियल पॉइंट्स पे डायरेक्शन आ रही है उसी एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ये है, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये देखिए, एक टाइटली बाउंड 100 टर्न कॉइल है, एक कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है ना, उसको 100 बार लपेटा है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसमें करंट है 1 एम्पियर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो ध्यान रखिए जब भी नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, μ0I/2R। जब भी टर्न्स की बात होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी काम सेम है ना, μ0 की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू रखिए, n हो जाएगा 100 यहाँ पे, है ना।
रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करके रख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप 6.28 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो अब देखते हैं जैसे कि वहाँ पे जब हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप होता है, कोई मतलब कोई ऐसा शेप जो सिमेट्रिकल ना हो या जिसको हम सिमेट्रिकली कैलकुलेट ना कर पाएँ, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैलकुलेट ना कर पाएँ सिमेट्री का यूज़ करके, तो ऐसे फिगर्स के सॉल्यूशन के रूप में, मतलब क्योंकि जनरली नॉर्मली चीज़ों का शेप जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल ही हो। ठीक है, ये सिमेट्री नेचर का लॉ है, मतलब सिमेट्री नेचर का लॉ है, लेकिन ये सिमेट्री मेजॉरिटी में होती है नेचर में। ठीक है, खैर, तो एमपी जैसे कि वहाँ गॉस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास प्रॉब्लम थी कि कुछ ऐसे शेप्स जो जिनका कुछ ऐसे चीज़ें जिनका शेप अनयूजुअल है, उनके कारण भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते थे गॉस थ्योरम का यूज़ करके। तो उसी का एप्लीकेशन है ना, उसी का रेप्लिका यहाँ पे, जैसे कि हमें कोई ऐसे चीज़ें हैं या ऐसे करंट कैरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, सेम यहाँ पर जैसे गॉस थ्योरम में एक क्लोज सरफेस होता है, यहाँ पे एक क्लोज सर्किट होता है, क्लोज लूप होता है। ठीक है, बाकी पूरी चीज़ें सेम है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, जो ई डॉट डी एस है, मतलब जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस है, वो होता है क्यू इन इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, है ना, वो होगा बराबर म्यू नॉट आई इन के। मतलब इसके एक एक एम्पीरियन लूप लेंगे, जैसे उसमें हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, वैसे यहाँ पे एम्पीरियन लूप लेंगे। एम्पीरियन लूप के अंदर जितने भी करंट कैरिंग वायर्स पड़ेंगे, है ना, उन सबका हम करंट ऐड अप करके बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है और ये उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट दिस इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, ये बी डॉट डी एल वाला इंटीग्रल, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ठीक है, जितना उस लूप से करंट पास कर रहा है उसमें म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बी डॉट डी एल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये अब ध्यान रखिएगा कि इसको हमें क्लोज लूप में लेना है। ठीक है, ठीक है, एक लूप सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम कहेंगे एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब एम्पीरियन लूप की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब लूप तो कैसा भी ले सकते हैं, पर हमें तो ऐसा लेना है जो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं ये तीन। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के टेंजेंशियल हो और नॉन जीरो हो और कांस्टेंट हो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो लूप के, तब ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल लूप के अगर नॉर्मल लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेट करने में आसानी रहेगी ना, हम एक सर्कल ले सकते हैं एम्पीरियन लूप, या फिर ऐसा लूप लें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, तो इन तीन में से कोई भी रिक्वायरमेंट फिलफिल होनी चाहिए एम्पीरियन लूप लेने के लिए। ठीक है, अब जैसे हमको एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक वायर है उसकी लेंथ है इनफाइनाइट और हमें उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं उसको। कैसे, यहाँ पे देखिए, सपोज ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है, इसमें करंट है आई और इस इतनी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो
क्या करेंगे, एक लूप ले लेंगे, है ना, एक वही हमें जैसे गॉस थ्योरम के लिए हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, वहीं एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए एक एम्पीरियन लूप लेंगे। तो एम्पीरियन लूप भी सेम होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो हम ऐसा एम्पीरियन लूप ले लेते हैं, एक सर्कल, इस टाइप से, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कुछ, ये आपका वायर है और ये एम्पीरियन लूप है, ठीक है। अब हम इजीली निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है ना। टोटल करंट इसके अंदर आई है, तो करंट की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद देखो इस लूप पर, इस लूप पे, क्योंकि ये लूप एक सर्कुलर लूप है ना, तो इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि सब हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है। तो हम बी को बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो अंदर बचेगा सिर्फ डी एल म्यू नॉट आई, ठीक है। उसके बाद डीएल का इंटीग्रेशन, इस डीएल का इंटीग्रेशन मतलब लूप का इंटीग्रेशन लेंथ का, तो लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे लूप की जो सरकमफेरेंस है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका 2πr म्यू नॉट आई, ठीक है। तो बी की वैल्यू मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये 2π को इधर कर देंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, ठीक है। ये ठीक है। तो ये जो इनफाइनाइट, ये जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये देखिए, ये फर्स्ट, सॉरी ये, हाँ, इस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, ठीक है, होनी भी चाहिए, इसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री यही तो होती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हर पॉइंट पे, इस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, ठीक है। अगर आप, जैसे कि ये करंट कैरिंग वायर था, ये लूप आपने माना है, तो आप इस लूप के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, तो ऐसे आएगी, है ना, अलोंग द टेंजेंट, वही। और इन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, और याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव माइनस चार्ज पे, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं, इस टाइप से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स होती है, उनका कोई ओरिजिन या कोई एंड हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और चीज़, नोटेबल चीज़ क्या है कि वायर इनफाइनाइट है ना, वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी इसकी इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनफाइनाइट नहीं है। यही चीज़ वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी थी, एक इनफाइनाइट लेंथ का जो, अगर हमने चार्ज कंडक्टर लिया था उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं थी, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम वही सिंबल, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर को जिस पॉइंट पे निकालनी है वहां ले जाके फिंगर्स को कर्ल कर दें, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमने एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है, इसमें एक सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में है ही। और इसके रिजल्ट्स को याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला आया है उसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोलेनॉइड और टॉरॉइड।
ठीक है, दोनों लगभग सेम चीज़ है, बस शेप का डिफरेंस होता है। सोलेनॉइड में क्या होता है, एक स्ट्रेट वायर होता है ना, जैसे स्प्रिंग होती है ना, बस उसी शेप को सोलेनॉइड बोलते हैं। मतलब अगर उसमें से करंट पास कर रहा हो तो हम उसको सोलेनॉइड कहेंगे, ठीक है, सिंपल। तो या फिर सोलेनॉइड एक और तरीके का होता है कि आपने एक कुछ मटेरियल लिया, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड का कोर। सोलेनॉइड का कोर की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब कोर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो एक आपने कोई मैग्नेटिक चीज़ ली, कोर लिया और उस पर तार लपेट दिया, सिंपल है, इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, कॉपर वायर, वो आपने लपेट दिया, बस वो सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। तो अब इसी सोलेनॉइड को, या ये सीधा सोलेनॉइड था, है ना, ये जब सीधा था तो सोलेनॉइड है, इसी सोलेनॉइड को आप मोड़ के गोल कर दो, ठीक है। जैसे कि ये आपने एक, ये आपने मान लीजिए एयर ही है, कोई मटेरियल नहीं है, तो ये आपका सोलेनॉइड हो जाएगा, ठीक है। और इसी को जब आप मोड़ के गोल कर देंगे, गोल कर देंगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये टॉरॉइड है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस शेप का ही है, ठीक है। बाकी कोर जो होता है वो सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं कोर को, कोर के ही, कोर पर ही ये वायर लपेटा जाता है। टॉरॉइड के अंदर कोर ऐसा हो जाएगा, ठीक, ये इस टाइप से, ये आपने कोर मोड़ के लगाया हुआ है ना, तो ये है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है थोड़ा। तो एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे बाहर, ठीक है, ये जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये क्यू, ये एक्सटर्नल पॉइंट है इसका, ठीक है, ये बाहर वाले पॉइंट्स पे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो आ जाएगी आपकी, ठीक है। अंदर भी फील्ड जीरो आ जाएगी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फील्ड आती है अंदर इसके, ये जो आपको एक ट्रैक दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, बस इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी नॉट इक्वल टू जीरो, बस यही होती है, ठीक है। बाकी इसके बाहर रीजन के और इसके रीजन के अंदर जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, बाहर जीरो होगी और अंदर, ठीक है, अंदर जीरो नहीं होती, यहाँ इस केस में कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट होगी यहाँ जीरो, और यहाँ पे होगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये जो म्यू नॉट एन आई, आई तो करंट है, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक, ये। फिर टॉरॉइड के लिए, टॉरॉइड के लिए भी सेम चीज़ है, यहाँ पे ये इस डायग्राम में देखिए, 3 पॉइंट्स पे निकालना है हमें, ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। तो अंदर इस टॉरॉइड के, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, ठीक, सिमिलरली बाहर भी जीरो हो जाएगी, और इस टॉरॉइड के इस रीजन के अंदर, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और एकदम बाहर, मतलब यहाँ पर, ठीक है, इसमें यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी, तो अंदर जीरो होगी, बाहर जीरो होगी, और बीच में म्यू नॉट एन आई, वही सोलेनॉइड वाला केस।
नेक्स्ट देखते हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं हमारे पास, तो उनके बीच में फोर्स कैसे कितना डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, एक वायर का काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाना और दूसरे वायर का यूज करके हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों या फिर मतलब हम ये निकाल लेंगे कि ये I1, ये जो I1 है इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, फिर ये निकाल लेंगे कि इस पे फोर्स कितना है। अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा, है ना, ये जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स ये भी लगाएगा, तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं हम। तो ये वायर इनफाइनाइट है ना, इस वायर, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, इतने डिस्टेंस पर इस वायर के पास। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हाँ, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर मतलब कितनी दूर, तो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो है वो डी है। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला था फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, F इक्वल टू आई बी एल ना, उसका यूज करके हम फोर्स निकाल लेंगे। ये तो फोर्स कितना आया, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। ठीक है, अब लेंथ हो, जो वायर की लेंथ है वो जरूरी नहीं है दी हो, और वैसे भी यहाँ पे ये इनफाइनाइट केस माना है हमने, तो हम फोर्स नहीं निकालते, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है दोनों वायर्स का वो ये है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये दो वायर्स हैं, है ना, आई ए इसमें करंट है और आई बी इसमें करंट है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स का ये फॉर्मूला है। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर दोनों वायर्स में करंट पैरेलल है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट इंपॉर्टेंट है ना, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों वायर्स में करंट होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन शो करेंगे। ठीक है, यहीं से 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है, एसआई यूनिट है ना 1 एम्पियर, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहीं से आई है। 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, देखिए, अगर इसमें इस एक्सप्रेशन में, ये जो स्मॉल एफ की एक्सप्रेशन है, स्मॉल एफ की जो एक्सप्रेशन है उसमें हम म्यू नॉट आई ए आई बी है 2 पाई डी है, तो अगर हम ऐसे कहें कि आई ए और आई बी दोनों 1 है और डिस्टेंस 1 मीटर है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई। तो हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन ऐसे बताते हैं कि वो 1 एम्पियर वो करंट है, 1 एम्पियर वो करंट है जो जब दोनों वायर्स में फ्लो होगा तो दोनों वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, जबकि दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो। 1 एम्पियर वो करंट है जो दोनों वायर्स में फ्लो होता है जब दोनों वायर्स 1 मीटर की डिस्टेंस पर हों, और तब उनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो 2 × 10⁻⁷ या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई न्यूटन पर मीटर आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये डेफिनेशन, ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो आप जानते ही हैं एसआई यूनिट तो कूलम्ब है ना, सॉरी एम्पियर है करंट की। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं किसी करंट लूप पे कितना टॉर्क होता है। ठीक है, तो टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके बाद ये, ठीक है, तो एक करंट लूप पे हमें टॉर्क निकालना है या मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं फोर्स कितना होगा, आई बी बी, है ना, और दूसरे वायर का फोर्स कितना होगा,
सेम है ना, बराबर होगा बाय थर्ड लॉ। टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का ये देखिए, जो पहला फोर्स है उसकी डिस्टेंस है a/2, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इस डायग्राम में। और जो दूसरा फोर्स है उसकी भी डिस्टेंस है a/2, F1 की वैल्यू IBB, F2 की वैल्यू IBB, है ना, तो टोटल आ गया टॉर्क IAB, ये मैग्नीट्यूड है ना। और इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो होता है ऐसे, जो टॉर्क है दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में या करंट कैरिंग लूप्स के बीच में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है IA×B, ठीक है, ये होता है। और वही अगर इसकी वैल्यू आपको चाहिए होगी तो IAB sin θ, ठीक है, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब देखिए, अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो, मतलब जो फील्ड है और जो एरिया सरफेस एरिया है वो परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, सरफेस एरिया है ना, तभी उसकी एक्सेस उसके अलोंग आएगी। हम डिफाइन करते हैं एक और क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास जो टॉर्क की एक्सप्रेशन थी IA×B, ठीक है, उसमें से हम IA को या हम टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं M×B, ठीक है, तो ये जो है M, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था, वो हमने डिफाइन किया था P वेक्टर था Q×D, है ना, मतलब जो चार्ज है और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करेंगे करंट इनटू एरिया, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला ये भी बना M×B ना, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क है वो होता है P×E, है ना, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक या डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अगर कई सारे टर्न्स हैं तो फिर क्या होगा, M जो होगा वो NIA होगा, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, वही सिंपल, जब भी नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स करंट में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि जब भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा तो आपका टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। जब मैग्नेटिक M वेक्टर, ये जब when M vector and B vector are parallel और एंटी पैरेलल, मतलब एंगल कितना हो, मतलब एंगल या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में टॉर्क 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सिंपल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई रोटेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन है, जब थीटा 0 डिग्री होगा तब स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 180 डिग्री होगा और टॉर्क तब भी 0 होगा तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब देखिए, करंट कैरिंग लूप को हम एक मैग्नेटिक डाइपोल कैसे मान सकते हैं। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग लूप के कारण वो इतना होता है, ठीक है, डिराइव किया है हमने। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, है ना, अगर हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, x वेरी मच ग्रेटर देन r, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतनी बचेगी, ठीक है।
हम जानते हैं कि जो वायर का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्टेप में। देखो इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर कर दिया, ऊपर पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको एरिया लिख दिया, तो ये आया, ठीक है। फिर आई ए को हम मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये मिल जाएगा, ठीक है। ये है ना, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। और अगर आपको याद हो तो किसी डायपोल की जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, है ना, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आती थी, 2 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर आप कंपेयर करो तो ये सिमिलर एनालॉगस है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट, और ये 2m अपॉन एक्स क्यूब, ये 2p अपॉन एक्स क्यूब। m जहाँ पर डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और p यहाँ पर डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो अगर जब ये जो है, ये जो टर्म है पूरा, ये इसी तरीके का है ना, कंपेरेबल है, या इसको हम कहते हैं एनालॉगस है ना, मतलब सेम नेचर। जब ये एनालॉगस है तो जो P यहाँ पे था वो डायपोल था, है ना, P यहाँ पे किसी डायपोल का डायपोल मोमेंट है, तो उसी तरह यहाँ पे जो M है वो किसी डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल का, ठीक है। और ये लूप को सॉल्व करने में आया है ये टर्म, तो यानी कि एक जो करंट कैरिंग लूप है वो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लार्ज डिस्टेंस के लिए ही ऐसा है, ठीक है। तो ये है, हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप पढ़िए, ठीक है, और बाकी जो इसके आगे का है वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू यू, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।